चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि आप देख सकते हैं कि इडियम फ्रेजेस हैं जो 2025 में एग्जाम्स में पूछी गई। तो इंग्लिश मंत्रा जो कि आपके चैनल का नाम है और इस पर लगातार आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन लेवल पर होती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मंत्रा के नाम से ये इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर, तो आप उससे सर्च करोगे तो ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हमारे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसका विजन जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही आ जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन सामने है बेटा, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई का जो मतलब होता है ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे नहीं तो भी उससे बहुत जबरदस्ती तरीके से माफी मंगवा लेना। ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है कि व्यक्ति चाहता तो नहीं था कि वो सॉरी बोले, पर फिर भी उससे सॉरी बुलवा लिया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो कि सॉरी ना बोलना चाहे और फिर भी उससे सॉरी बुलवा लिया जाए, दैट इज कॉल्ड ईट अ हम्बल पाई, राइट। तो इसका मतलब होता है टू बी फोर्स्ड टू एडमिट वंस एरर एंड अपोलोजाइज हम्बली। इसका मतलब बहुत हम्बल तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, लंबी लंबी बोस्टिंग कर रहा था कि भाई हमारे गांव में ये है, हमारे पास ये है, और उसके बाद उसी के गांव वाला कहता है कि अरे मैं भी तो उसी गांव से हूं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो जैसे वो ये बात बोलता है तो उसको सॉरी बोलनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। तो हम कह सकते हैं कि ही एट हम्बल पाई व्हेन हिज लाई वाज कॉट। इसका मतलब उसे अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा ना चाहते हुए भी, राइट। वो चाहता नहीं था फिर भी उसको स्वीकार करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई, राइट। जब कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम किरकिरी कर दी, सारा मजा किरकिरा कर दिया, तो व्यक्ति ना चाहे फिर भी सॉरी बुलवा लिया जाए, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। जैसे अधिकतर बच्चे मिट्टी खाते हैं तो माँ ने चाटा मार दिया, और चाटा मार दिया तो कहते हैं सॉरी बोल, आज के बाद कभी नहीं खाएगा। तो वो बच्चा बेचारा ना चाहते हुए भी सॉरी बोलता है, तो उसे अपनी गलती को ना चाहते हुए भी फोर्स किया जाता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे, राइट। तो जो चिल्ड्रन कह सकते हैं कि चिल्ड्रन ईट हम्बल पाई व्हेन दे आर बिटन, है ना, कह सकते हैं ना ये वाक्य कि चिल्ड्रन ईट हम्बल पाई व्हेन दे आर बिटन। नेक्स्ट है अगले वाक्य की तरफ अगर हम देखें, टू रन द रेस, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। हाउंड्स माने आप जानते ही होंगे कि इसका मतलब शिकारी कुत्ते होते हैं। तो अगर हम देखें टू रन विद द हेयर, हेयर माने होता है खरगोश, खरगोश जो कि शिकार है, और हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते। इसका मतलब खरगोश है जो कि शिकार है, शिकार और शिकारी दोनों से दोस्ती कर लेना, शिकार और शिकारी दोनों से दोस्ती कर लेना। यानी कि आप कह सकते हो कि ये रहा ना, टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ से जो है यारी रखना। कहते हैं यार अपने को क्या है, अपने को तो दोनों जगह चाय पीने को मिल रही है, चाहे इनकी दिक्कत हो या उनकी दिक्कत हो, हम यहाँ भी बैठ के चाय पी लेंगे, वहां भी बैठ के चाय पी लेंगे। यानी कि जहां झगड़ा हो तो दोनों साइड से, मतलब मान लीजिए पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, और आप एक तीसरी पार्टी हो पार्टी सी। अब इन दोनों का झगड़ा है आपस में, आप इसके सामने इसके और इसके सामने इसके हैं, तो मतलब दोनों की बातें कर लेते हो। तो अगर हम देखें तो आप क्या कर रहे हो, यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। इसका मतलब आप हेयर के साथ क्या कर रहे हो, आप हेयर के साथ तो दौड़ रहे हो, राइट, भाग रहे हो उसके साथ आगे आगे, बेचारा वो जान बचाने के लिए भाग रहा है। और हाउंड्स मतलब जो शिकारी कुत्ते हैं उनके साथ आप शिकार कर रहे हो। तो इसका मतलब आप दोनों तरफ के, दोनों हाथों में जो है आपने लड्डू रखे हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि दोनों तरफ से फायदा। जो दो तरफा फायदा है, दोनों तरफ से जो फायदा होता है व्यक्ति को, उसको कहते हैं कि यू आर रनिंग विद द हेयर, हेयर माने शिकार, एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। तो टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बदलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, मतलब मौसम कैसा भी हो, चीजें कैसी भी हो। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हम बोलते हैं बेटा थ्रू थिक एंड थिन। जैसे मैंने कहा आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब आई विल बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, राइट, दैट इज कॉल्ड थ्रू थिक एंड थिन। जैसे आप कह सकते हो कि माई फैमिली सपोर्ट्स मी थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब चाहे गाढ़ा हो मामला या पतला हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ती, दे सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है टू गिव, गो बाय। इसका मतलब होता है
कि किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देना, मतलब जानबूझकर ये कहते कि भाई चलो, जैसे कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है क्लास में, ये क्लास है, अब क्लास में कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है पर बाकी सारी क्लास अच्छे से पढ़ रही है, तो ये जो बच्चा मोबाइल चला रहा है इसको टीचर गो बाय दे देता है, कहते हैं यार छोड़, जाने दे, इसको पढ़ना ही नहीं है तो क्यों इसमें दिमाग खराब करना है। इसका मतलब हो गया टू इग्नोर और अवॉइड समवन डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर इग्नोर कर दिया। बच्चा सोचता है कि टीचर बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं लग रहा है, नहीं, उसे पता लग रहा है, पर वो खामखा पूरी क्लास के रिदम को खराब नहीं करना चाहता। तो आप कह सकते हो कि द टीचर गेव द गो बाय टू द मोबाइल यूजर। हल्की सी खांसी है बेटा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं द टीचर गेव द गो बाय टू द स्टूडेंट हु वाज यूजिंग मोबाइल इन द क्लास। तो इग्नोर कर देना जानबूझकर, दैट इज कॉल्ड गिव द गो बाय। हैव अ कोल्ड फीट। टू हैव कोल्ड फीट का मतलब होता है बेटा कि बहुत ज्यादा डर जाना, किसी काम को करने से पहले जब बिल्कुल पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एक तो होता है पैर गर्म हो, पैर गर्म हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई चलने के लिए आतुर है, पर पैर ठंडे पड़ गए इसका मतलब आप बिल्कुल नर्वस हो गए हो, बहुत ज्यादा डर गए हो, घबरा गए हो कि किसी काम को करने से पहले कहते यार मेरा कदम उठाने का मन ही नहीं करा, यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना होता है बेटा, पैर ठंडे पड़ जाना। यानी कि जब बहुत ज्यादा डर जाएं आप, डर महसूस करना, डर जाना, बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव हो जाना, ये रहा बेटा इसका आंसर। टू बी एप्रीहेंसिव और नर्वस डूइंग समथिंग। हैव कोल्ड फीट, पैर इतने ठंडे पड़ गए कि पैर उठाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट बेटा, 9 डेज वंडर, कहते 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। जब कहते हैं 4 दिन की चांदनी है भैया, सबके अंदर आती है, गधे वाले 2.5 दिन, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, कहते गधे वाले 2.5 दिन सब में आते हैं, इट्स 9 डेज वंडर। कहते भाई जो सही है वो कर लो, ज्यादा मजे में मत टूटो। तो इसका मतलब ये होता है बेटा शॉर्ट लिव्ड एक्साइटमेंट। 9 डेज वंडर का मतलब 9 के बाद 10वां दिन जब आएगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी, ये सोच करके मैंने मेहनत क्यों नहीं की। तो 9 डेज वंडर का मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड एक्साइटमेंट है। कहते भैया 4 दिन की चांदनी है, शॉर्ट लिव्ड एक्साइटमेंट है, दैट इज इट्स 9 डेज वंडर। नेक्स्ट है बेटा, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है कि जिसकी तूती चलती हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे मैं ये कहूं कि जैसे बॉस है, किसी भी ऑफिस में जो बॉस है, ही कॉल्स द शॉट्स। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी चलती है, ऐसा व्यक्ति जो होली सोली है, करता धरता है। जैसे एक वर्ड हम करते हैं ना कि ही इज द शीट एंकर, राइट। आप कह सकते हो कि जो शीट एंकर होता है, शीट एंकर का मतलब द मेन पर्सन। अ शीट एंकर यानी कि किसी भी कंपनी का करता धरता जो है, अ शीट एंकर कॉल्स द शॉट इन द कंपनी। अ शीट एंकर, a sheet anchor calls the shots, calls the shots। ये कॉल्स क्यों आया, क्योंकि शीट एंकर एक ही आदमी है, तो जो मेन पर्सन होता है उसकी चलती है, वही कंट्रोल में रहता है बेटा, वो डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो कॉल द शॉट का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहना, उसी के हाथ में सब कुछ होगा, राइट। जैसे कई बार कंपनी में जो सीईओ होते हैं, दे कॉल द शॉट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही मालिक होता है, जो बॉस होता है। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है बेटा कि कहीं अटका ही नहीं व्यक्ति। नो बोन्स अबाउट का मतलब जैसे मांस था, खाता चला गया, हड्डी होती तो अटकती। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब है व्यक्ति बहुत फ्रेंकली बोलता चला गया, व्यक्ति कहीं अटका ही नहीं, हेजिटेशन के बिना लगातार बोलता चला गया, यानी कि इसका मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन। हड्डी तो अटक जाती है गले में, कहते इसके तो गले में हड्डी भी नहीं, विदाउट हेजिटेशन होता है इसका मतलब बेटा कि बिना किसी हेजिटेशन के लगातार व्यक्ति बोलता चला जाए, तो स्पीक फ्रेंक जो है फ्रेंकली आ जाएगा। जैसे ही मेड नो बोन्स अबाउट द स्टेटमेंट्स दैट ही वाज मेकिंग, तो इसका मतलब कोई हेजिटेशन नहीं थी, लगातार बोलता चला गया। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका मतलब होता है बेटा बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ देना। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति ऐसे छा गया जैसे घर पे आग लगी हो। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि सारे घर हैं इस रोड के ऊपर, बहुत सारे घर हैं तो किसी का ध्यान घर पे नहीं जा रहा, पर अगर इसमें से किसी एक घर में आग लग जाती है, तो अगर घर में आग लग जाती है तो होता क्या है, सारे के सारे उसी पे ध्यान टिका देते हैं। इसका मतलब बहुत जल्दी किसी की अटेंशन खींच लेना और बहुत जल्दी ध्यान खींच के अपने आप को फ्रेंडली साबित करना, टू बिकम फ्रेंडली क्विकली, यानी कि भाई साहब वो ऐसे छा जाता है दूसरे के दिमाग पर, लाइक अ हाउस ऑन फायर। That is called get on like a house on fire। तो
जैसे कई बार होता है ना कि कई बार ऐसे थोड़ी थोड़ी जो है दोस्ती आपकी स्टार्ट होती है और उसके बाद आप कहते हो कि वी आर गेटिंग ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, यानी कि अब जो दोस्ती है वो हमारी गहरी होती जा रही है, यानी कि वी आर बिकमिंग फ्रेंडली क्विकली, जल्दी ही दोस्ती जो है वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है डूइंग स्टर्लिंग वर्क। स्टर्लिंग कहीं भी आ जाए इसका मतलब एक्सीलेंट होता है। स्टर्लिंग कहीं भी आ जाए, बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट वर्क करना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, कहते भी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने कहा आई एम डूइंग स्टर्लिंग वर्क इन माय स्टडीज, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत बढ़िया, जो परफेक्ट लेवल पे कोई चीज़ आप काम करते हो बेटा, दैट्स कॉल्ड स्टर्लिंग वर्क। जो परफेक्ट लेवल पर होता है वो स्टर्लिंग वर्क है। जैसे अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो आप कहते हो कि इंडिया डिड स्टर्लिंग वर्क, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत बढ़िया काम किया, राइट। तो बहुत बढ़िया काम करना होता है डूइंग स्टर्लिंग वर्क, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना। नेक्स्ट है बेटा टू टक वंस टेल, अपनी टेल को टक करना। तो इसका मतलब होता है टक, समझते हो, जैसे कुत्ता, आपने देखा हो कुत्ता पूंछ दबा लेता है, जैसे दो पैरों के बीच में पूंछ दबा लेता है, तो इसका मतलब होता ये है कि वो ये दिखा रहा होता है कि भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका मतलब डर के मारे पैर पीछे हटाना, इसका भी मतलब डरना है, डर के कदम पीछे हटाना या पूंछ दबा लेना। टक का मतलब दबाना होता है, जैसे टक इन योर शर्ट बोलते हैं ना, तो टक वंस टेल कहते हैं क्या हो गया, अब पूंछ घुसा ली तूने, इसका मतलब रिट्रीट माने पीछे, कदम पीछे हटाना, डरना या कदम पीछे करना, यानी कि एकदम से डर के पीछे हटा लेना अपना जो कदम है, उसे कहते हैं रिट्रीट इन फियर। इसका मतलब डर के मारे बहुत ज्यादा डर गए और अपनी कदम पीछे हटा ली। तो टक वंस टेल का मतलब है पूंछ दबा लेना बेटा। तो रिट्रीट इन फियर माने कदम पीछे हटाना, रिट्रीट माने पीछे हटना और फियर माने डर होता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है बेटा किसी व्यक्ति का जो स्वार्थ है, कहते भाई तू अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरे का उल्लू उल्टा है तो उल्टा रहे, पर अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब टू हैव सेल्फिश मोटिव, राइट। सेल्फिश मोटिव, अपना मोटिव निकाल लेना, दूसरों की कोई चिंता ऐसी ना करना, दैट इज कॉल्ड टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जैसे अधिकतर जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं अलग अलग जो प्रोटेस्ट वगैरह में जो नेता बन के निकलते हैं, कहते हैं ना भाई और कुछ हो ना हो, प्रोटेस्ट से सुधार हो ना हो, सुधार बने ना बने, पर नेता जरूर बन जाते हैं लोग। तो दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव बेटा। एट सिक्सेस एंड सेवन्स कभी भी आ जाए तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैली हुई हो, जैसे बैचलर्स रूम होता है, जैसे आपने कहा माई रूम इज, अगर आप ये कहते हो कि माई रूम इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर होता है बेटा, यानी कि कंप्लीट कंफ्यूजन, हडल एंड मडल स्टेट में होता है, तो बहुत बुरी हालत में होता है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब है डिसऑर्डर में, कंप्लीटली डिसऑर्डर फैला हुआ हो, अव्यवस्था हो, अनार्की हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एट सिक्सेस एंड सेवन्स। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई, कहते दिल्ली की जो सुरक्षा है वो राम भरोसे है, तो कहते द सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, कंफ्यूजन। मैड एज अ मार्च हेयर, मैड एज अ मार्च हेयर, मार्च का मतलब, मार्च एक महीना होता है जिसमें कि थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू होती है, और हेयर माने आप जानते हो खरगोश होता है। तो खरगोश जब हल्की हल्की गर्मी बढ़ती है तो ऐसा पाया जाता है कि खरगोश में प्रवृत्ति वो थोड़ा सा पागलपन की तरह बिहेव करने लग जाता है। वैसे मैड का सिनोनिम भी ढूंढ लो तो भी आप इसका आंसर टिक कर लोगे। मैड का एक सिनोनिम होता है इनसेन, बहुत बुरे तरीके से, बहुत गलत तरीके से या बैडली बिहेव करना, इनसेन, पागलों की तरह, दैट इज कॉल्ड मैड एज अ मार्च हेयर। इसका मतलब पागल की तरह, पागलों की तरह। जैसे वो एक मूवी है तेरे नाम, तो उसमें जब सलमान खान अपनी माशुका से अलग होता है तो ही बिहेव्ड एज मैड एज अ मार्च हेयर, दैट्स कॉल्ड इनसेन बेटा। नेक्स्ट, ही बिहेव लाइक एज मैड एज अ मार्च हेयर, तो मार्च के खरगोश की तरह, यानी कि कंप्लीटली इनसेन, और क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो नहीं पता लगे। टेक अप द गॉन्टलेट, ये हमने कल वर्ड किया था थ्रो करके, थ्रो द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट मैंने बताया था कल के सेशन में कि जो सैनिक अपने हाथ पर कवच पहनते हैं अटैक करने के लिए या अटैक, तो अगर थ्रो कर दिया जाए तो ये होता है कि किसी को चैलेंज किया, डेयर किया कि अगर दम है तो आजा फाइट कर। और टेक अप द गॉन्टलेट है, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं फाइट करूंगा, एक्सेप्ट द चैलेंज। और अगर यहीं पे थ्रो द गॉन्टलेट होता बेटा तो इसका मतलब होता है चुनौती देना, और टेकअप का मतलब हो गया चुनौती स्वीकार कर लेना।
तो गॉन्टलेट का एक तरीके से चुनौती ले लो कि चुनौती को स्वीकार कर लेना, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्ट द चैलेंज। नेक्स्ट, टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप मतलब अपने कंधे पर अभी भी किसी पुरानी घटना का बोझ रखते हो, मतलब कोई घटना हुई थी और कहते भाई इस बात को मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। कहते हैं ना कि ये जो तेरा जो किया हुआ अपमान है मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, यानी कि तेरे कंधे पर एक बोझ आ गया। यहाँ पर चिप का मतलब जो है ना बेटा, अपने आप को बोझिल करने वाली बात है चिप। यहाँ पे जो चिप है ये एक तरीके से बोझ जैसा है, तो आपने कंधे पर बोझ रख लिया है। यानी कि जब कहते हैं मैं 7 जन्म नहीं भूलूंगा, और पाले हुए गुस्से को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिसेंटमेंट। ये वर्ड आप जानते होंगे। रिसेंटमेंट का मतलब होता है जो ऐसा गुस्सा जो व्यक्तियों को सालों से सदियों से याद हो, ये होता है पाला हुआ गुस्सा। ऐसा गुस्सा जो व्यक्ति ने बहुत दिन से पाला हुआ है कि अगर मौका मिलेगा तो बताऊंगा भाई साहब उसको, रिसेंटफुल होता है बेटा। तो जैसे कहते हैं कि बेशक से 10 साल हो चुके हैं उन बातों को, सॉरी बेटा ये एक बार देख लेते हैं, ये रहा, बेशक से 10 साल हो चुके हैं उन बातों को, पर फिर भी आई हैव अ चिप ऑन माई शोल्डर, इसका मतलब मैं अभी तक भूला नहीं हूं, अभी भी बदला लेने का भाव, वो गुस्सा अभी भी मेरे मन में पल रहा है। तो आई हैव अ चिप ऑन माई शोल्डर का मतलब है मैं अभी भी गुस्से से भरा हुआ हूं। नेक्स्ट बेटा, थ्रो वंस वेट अबाउट, इसका मतलब होता है बेटा, थ्रो वंस वेट अबाउट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा बोस्टफुल तरीके से और घमंडी तरीके से, यानी कि आपके अंदर वजन है, प्रकृति ने मान लो आपको वजन कर दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 किलो का है पर आपके अंदर 120 किलो वजन है मान लो, तो आप वजन को लेकर शेखी भगा रहे हो कि अरे तुम्हारी औकात क्या है, हम तो बहुत ज्यादा, मतलब ये देखो कि अपना दम खम देखो। भैया प्रकृति ने तुम्हें चलो दे दिया है, आपने इतना वजन दे दिया है, तो यू आर थ्रोइंग योर वेट अबाउट हियर एंड देयर, इसका मतलब आप इधर उधर बॉस बन के घूम रहे हो। तो बॉस अराउंड, या फिर इसी को हम बोस्ट अराउंड भी कहते हैं बेटा, BOAST, बॉस अराउंड, या फिर बोस्ट करते हुए घूमना, शेखी बघारना किसी चीज की बहुत घमंडी स्वभाव से, दैट्स कॉल्ड थ्रो वंस वेट अबाउट बेटा, बॉस अराउंड इसी को कहते हैं। अगला है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब, मस्टर्ड आप जानते हो मस्टर्ड ऑयल होती है, सरसों को काटना, सरसों को काटना और उसको वहां तक पहुंचाना। सरसों काट के घर तो नहीं ले जाई जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है बेटा उसको प्राप्त करना। सिर्फ सरसों को काटना नहीं है, सरसों को काटना भी पड़ेगा, सुखाना भी पड़ेगा, तब जाके आप उससे क्या प्राप्त कर सकोगे? तेल प्राप्त कर सकोगे, सरसों को पीस कर। अगर कट द मस्टर्ड कर दिया है, सरसों को काट लिया है, तो सिर्फ काट के डालना नहीं है, वो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। आपको जो भी स्टैंडर्ड है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कट द, अगर मैं कोई यू विल हैव टू कट द मस्टर्ड, इसका मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करने पड़ेंगे, उससे निचले वाली चीज में आपकी बात नहीं बनेगी, राइट। अगला वर्ड है जो एग्जाम में पूछा गया है, टू स्केट ऑन थिन आइस। स्केट इन थिन आइस का मतलब आप समझ रहे हो, स्केटिंग तो कर रहे हो पर आइस की जो लेयर है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब कभी भी आपको चोट लग सकती है। मान लीजिए एक पूरी झील जम गई है और इसके ऊपर हल्की हल्की लेयर है, इसके ऊपर हल्की हल्की लेयर है जो कि बर्फ की है, आप उसके ऊपर स्केट करोगे तो कहीं से भी अगर वो पतली हुई तो आप नीचे झील में चले जाओगे और निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब आप किसी रिस्की सिचुएशन में हो, आप ऐसी सिचुएशन जो बहुत खतरनाक हो सकती है, यू आर स्केटिंग ऑन थिन आइस, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पैरों से कभी भी जमीन खिसक सकती है, कहने की बात यह है। इसका मतलब आप रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है बेटा, अगर विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि, और जब बुद्धि काम करना बंद कर जाए, इसका मतलब बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज्ड हालत में होता है। एट वंस विट्स एंड, जैसे कोई नया वर्ड मिले या ऐसी कोई चीज मिले तो यू बिकम परप्लेक्स्ड, इसका मतलब है कंफ्यूज्ड, राइट। तो आई वॉज एट माई विट्स एंड एट इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, यानी कि इंटरव्यूअर ने जब क्वेश्चन पूछा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट, बाय द लो मैन ऑन द टोटम पोल। बाय द लो मैन ऑन द टोटम पोल को अगर देखो तो बड़ा ही गजब का एक्सप्रेशन है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन और सबसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति किसी ग्रुप में हो, टोटम पोल लो मैन, बी द लो मैन एट द टोटम पोल, सबसे आखिरी पोल पे सबसे आखिरी आदमी सॉरी, सबसे आखिरी पोल पर सबसे आखिरी आदमी का मतलब हो गया बेटा ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए CEO सबसे ऊपर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पर अगर मैं बात करूं किसी ऑफिस में पियोन की, काम तो उसका भी कम नहीं है
पर अगर हम ताकत की बात करें तो पियोन इज द लो मैन एट द टोटम पोल, इसका मतलब होता है उसके पास ऑफिस में सबसे लोएस्ट पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे कम ताकत और सबसे कम इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, दैट इज कॉल्ड बी द लो मैन ऑन द टोटम पोल। इसी को कहते हैं कि सबसे लोएस्ट पोजीशन में जो है उसको हम बी द लो मैन, ही इज द लो मैन ऑन द टोटम पोल अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ऑफिस में सबसे निचले पर वही है, वही रैंक में सबसे नीचे है। टेक सिल्क, टेक सिल्क का मतलब होता है कभी भी अगर हम टेक सिल्क की बात करें तो जो कपड़े होते हैं, जैसे नॉर्मली एडवोकेट्स के जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल के वैसे वो किसी भी कपड़े के सिलवा सकते हैं, पर सीनियर जो वकील होते हैं उनका स्पेशली जो कोट होता है वो सिल्क का होता है, मतलब रेशम का कोट होता है उनका, ये दिखाने के लिए कि ही इज़ वेरी सीनियर एडवोकेट। तो ये दिखाने के लिए तो उनके जो अधिकतर लिबास होते हैं, मतलब नॉट मैंडेटरी, पर अधिकतर जो सीनियर बैरिस्टर होते हैं, सीनियर वकील होते हैं, उनके जो कोट होते हैं वो सिल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी का मतलब होता है बिकम सीनियर बैरिस्टर, खूब बेहतरीन या सीनियर वकील बन जाना, दिस इज कॉल्ड टेक सिल्क बेटा। नेक्स्ट, प्ले बाय ईयर। इसका मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करना कि सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, दैट इज कॉल्ड प्ले बाय द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि प्ले बाय ईयर का मतलब हो गया बेटा हमारे पास कोई फिक्स प्लान तो पहले से है नहीं कि हम पहले से प्लान लेके चल रहे हैं, जैसा जैसा होता रहेगा वैसा वैसा करते रहेंगे। जैसे कोविड है, कोविड एक ऐसी कंडीशन थी, कोविड-19 या लॉकडाउन, ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि गवर्नमेंट प्लेड बाय ईयर। इसका मतलब ये था कि हमें कोई पहले का कोई अनुभव तो था नहीं कि प्री एक्सपीरियंस हमारे पास हो, पहले से हमें अनुभव हो कि भाई अगर कोविड आएगा तो कैसे होगा, अब कैसा करना है वो सरकार को पता है। पर जब कोई पहले से फिक्स प्लान ना हो और जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती है वैसे वैसे डिसाइड करना पड़े, उसी को कहते हैं प्ले बाय ईयर। यानी कि कोविड-19 में गवर्नमेंट प्लेड बाय ईयर, इसका मतलब देयर वाज नो फिक्स प्लान एंड सरकार ने डिसाइडेड एज द सिचुएशन डेवलप्स, जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे करते गए। ये हमारे आज के सेशन है बेटा। सेशन कैसा लगा आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और इस पूरे के पूरे जो सेशन की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी आपके इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, और क्लासेस रेगुलर ऐसे ही आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।